नमस्कार, शुभ संध्या, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रंजीत यादव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 12 तारीख से अपनी यूपीएसआई की वीडियो लेके आ रहा हूं और बहुत जल्द आपके लिए अन्य वीडियोज़ भी, चाहे वो जीएस स्पेशल बैचेज हों, साइकोलॉजी स्पेशल बैचेज हों या अन्य सब्जेक्ट के बैचेज हों, आपके रॉयल एकेडमी चैनल पर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पॉजिटिव कमेंट मारने वालों का स्वागत करता हूं, नेगेटिव कमेंट करने वालों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि मैं यूपीएसआई का बैच आज से शुरू कर रहा हूं। अब आप कहेंगे सर यूपीएसआई का ही बैच आपने क्यों शुरू किया? आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दबंग कौन नहीं बनना चाहता, उत्तर प्रदेश में सिंघम कौन नहीं बनना चाहता, उत्तर प्रदेश में दरोगा की क्या वैल्यू है, क्या रुतबा है, क्या ग्लैमर है, ये आप सभी जानते हैं। और प्रत्येक लड़का जो ठीक ठाक इच्छा रखता है वो उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर ज़रूर बनना चाहेगा। तो आज मैं यूपीएसआई का बैच लेके आया हूँ आप सभी के सामने। बहुत दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि लॉकडाउन के बाद की स्थितियाँ जब अच्छी होंगी, कोविड-19 के बाद की परिस्थितियां जब अच्छी होंगी तो निश्चित तौर पर आपको यूपीएसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सरकार में अभी तक एक भी वैकेंसी दरोगा की नहीं आई। तो निश्चित तौर पर 2022 में इलेक्शन है, उसको मद्देनजर रखते हुए उससे पहले उत्तर प्रदेश का पेपर हर हाल में हो जाएगा। यही कारण है कि आपको वर्दी दिलवाने के लिए मैंने ठाना है कि अभी से इस तैयारी में लगते हैं, जिससे कि हम 2021 में यूपी सब इंस्पेक्टर का पेपर निकाल सकें। उत्तर प्रदेश एसआई की क्या वैल्यू है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं मुखरीनगर पढ़ता था, मेरे तमाम दोस्त सिलेक्ट हुए सिविल सर्विसेज में। मेरा एक दोस्त जब आईएएस बना और अपने गांव में गया तो उसने अपनी अम्मा के पैर छुए और अम्मा से कहा कि अम्मा मैं कलेक्टर बन गया हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, लला थोड़ा सा और मेहनत कर ले तो तू दरोगा बन जाता। तो ये वैल्यू है गांव में, देहात में या उत्तर प्रदेश में एसआई की। यानी वो कलेक्टर को उतना महत्व नहीं देते जितना दरोगा को देते हैं, जितना दरोगा आम जनमानस में फेमस है। या आपने देखा होगा कि जब से सिंघम मूवी आई, जब से दबंग मूवी आई, तब से और ग्लैमरस हो गया नए लड़कों में कि नहीं यार हम भी बॉडी बनाएंगे, कंधे पर 2 स्टार होने चाहिए। तो आपने देखा होगा कुछ नए नए गाने आने लगे। आपने एक गाना सुना होगा कि मेरे सैया बहे कोतवाल अब डर काहे का। यानी लड़कियां भी गाना गा रही हैं कि मेरे पति तो ऐसा ही हैं, कोतवाल हैं, अब डर काहे का। या आपने एक गाना गाज़ियाबाद मूवी में सुना होगा कि गाज़ियाबाद की रानी हूँ, मेरा यार यहाँ का कोतवाल, अपने बाप का ना समझो माल। यानी वो भी धमक दे रही है कि मेरा यार यहाँ का कोतवाल है, अपने बाप का माल मत समझना। या आपने एक और गाना सुना होगा सपना चौधरी का, रपट लिख लो ना दरोगा जी, मामला जू है चोरी का, हरियाणा में दिल लुट गया दिल्ली की चोरी का, यानी दिल्ली की छोरी का। तो इस चीज़ को समझिए, ये जितने गाने बन रहे हैं, जितनी मूवी बन रही है, उसमें हीरो को इंस्पेक्टर बनते हुए दिखाया जाता है। तो इसकी पावर है, इसका ग्लैमरस है। और निसंदेह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, तो 2021 में आपके कंधों पर भी सितारे होंगे, आपके कंधे पर भी खाकी वर्दी होगी। तो शुरुआत करता हूँ अपने लेक्चर की। तो हमारा जो टारगेट है बेटा वो है यूपीएसआई 2020 से 21, यूपीएसआई। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका पेपर अभी ये 2021 में होगा। इस चीज़ को आपको समझना है। दूसरी चीज़, यूपीएसआई को मैंने क्यों तवज्जो दी, क्योंकि बेटा यूपीएसआई में मैथ्स 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के, जीएस के 40 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हैं और हिंदी के 40 क्वेश्चन हैं। कुल मिला के बात करूं तो 160 क्वेश्चन हैं जो आपको लगभग 120 मिनट में करने हैं। तो मात्र एक पेपर होता है उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए, एसआई बनने के लिए। और एक पेपर को देने के बाद आपकी किस्मत तय करती है कि आपके कंधों पर सितारे होंगे कि नहीं। मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो पहले टायर फर्स्ट होता है, फिर टायर सेकंड होता है, फिर टायर थर्ड होता है, तब जाके नौकरी मिलती है। लेकिन ये मात्र एक ऐसा पेपर है रुतबे वाला जिसमें आपको एक अच्छी पावर, एक अच्छी सैलरी के साथ साथ मात्र एक पेपर क्लियर करके आप यूपीएसआई बन सकते हैं।
तो मेरा जो भूमिका होगी वो जीएस की होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे फेल करते हैं। उसके बाद रॉयल एकेडमी चैनल पे इनकी भी फैकल्टियाँ आपको पढ़ाएंगी, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी होंगी। कोई भी फैकल्टी सामान्यतः लोकल की नहीं होगी, फालतू की कोई फैकल्टी आपको नहीं मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल के वीडियो देखते रहें पूरी मस्ती के साथ। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं मूल विधि। आप सब जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका, और सारे लोग पता नहीं क्यों इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये जो मूल विधि की क्लास है न केवल यूपीएसआई के लिए है, बल्कि जो भी लोग एलएलबी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, चाहे वो एलएलबी फर्स्ट ईयर हो, एलएलबी सेकंड ईयर हो, एलएलबी थर्ड ईयर हो, उनके लिए भी ये क्लास बहुत लाभदायक है। तो शुरू करते हैं। तो हमारे जो टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मूल विधि। अब देखिए मूल विधि में दो शब्द आए। पहला शब्द आया बेटा मूल, तो मेरे दिमाग में प्रश्न गया कि मूल होता क्या है। और दूसरा शब्द आया विधि, तो दूसरा प्रश्न मेरे दिमाग में आया विधि क्या होती है। तो सबसे पहले शब्दों को क्लियर करेंगे। मूल को अंग्रेजी में बेसिक कहते हैं, या इसको हम फंडामेंटल भी कह सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। और मूल क्या होता है? मूल का मतलब होता है जो चीज़ हमारे जीवन में जरूरी हो, जिसके बिना काम ना चले। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आपने सुना होगा कि आपसे बार बार कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि बेटा अगर अच्छी तैयारी करनी है तो पहले बेसिक को क्लियर करो, यानी बेसिक यानी मूल अर्थात फंडामेंटल अच्छा करो। अगर आप मैथ्स अच्छा सीखना चाहते हैं तो आपको गिनती आनी चाहिए, आपको टेबल अर्थात पहाड़ी आने चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं आता तो मैथ्स नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मूल क्या है मैथ्स का? टेबल है, यानी गिनती है। ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, सब्जी का मूल है नमक। अगर सब्जी में नमक नहीं होगा तो सब्जी की कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कितने भी मसाले आप सब्जी में डालिए, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो सब्जी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि सब्जी का जो बेसिक है, सब्जी का जो मूल है वो उसका नमक है। तो ध्यान में रखना, मूल का अर्थ होता है ऐसी चीज़ें जो जरूरी हों, जिसके बिना काम ना चले। तो जरूरी है, बेसिक है क्या? विधि, यानी ऐसी विधि जो जरूरी है। इस चीज़ के लिए समझना, ऐसी विधि जो जरूरी है जिसके बिना काम नहीं चलता। और जरूरी किसके लिए है? समाज के लिए। जरूरी किसके लिए है? राज्य के लिए। इस चीज़ को समझना है। तो मूल शब्द का अर्थ है जरूरी, जिसके बिना काम ना चले। और दूसरा शब्द अब आता है विधि। तो आइए समझते हैं कि मूल विधि क्या होती है या विधि क्या होती है। विधि को हम लॉ भी कहते हैं बेटा, कोड भी कह देते हैं, संहिता भी कह देते हैं, विधान भी कह देते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए, विधि को हम लॉ भी कहते हैं, कोड भी कहते हैं, संहिता भी कहते हैं, विधान भी कहते हैं। और विधि का सिंपल सा मतलब है कि विधि नियमों का समुच्चय होती है, अ सेट ऑफ रूल होता है, यानी इसमें कई सारे नियम लिखे होते हैं। द क्वेश्चन कम्स टू माइंड, हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि आखिर विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर हम मूल विधि क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा जब आप एसआई बनेंगे तो आपका काम है प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अर्थात कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, नियमों का पालन करवाना, नियमों के अनुसार चलना। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कोई भी समाज बिना विधि या बिना नियमों के गतिशील नहीं हो सकता। और एक सभ्य समाज में विधि होती है, नियम होता है, अनुशासन होता है। अब मैं इस विधि के इतिहास की बात कर लेता हूँ, इस विधि के इतिहास की बात कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप इतिहास में पाषाण काल में चले जाएंगे, जहाँ पर मानव का उद्भव हो रहा है, उस समय सामान्यतः कोई विधि नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, जमीन को लेके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई भी सामान्यतः बलात्कार नहीं है, मारकाट नहीं है, हत्या नहीं है। तो इस चीज़ को समझना है कि बिल्कुल शुरुआती दौर में जब मनुष्य असभ्य है, बर्बर है, तो उस जमाने में कोई भी विधि नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मानव सभ्यता का उदय हुआ, झगड़े होना स्टार्ट हुए, संपत्ति की वैल्यू बढ़ी, शरीर की वैल्यू बढ़ी, तो लोगों ने विधि बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जो विधि बनी उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ। और प्राकृतिक विधि
माना जाता है कि ईश्वर ने बनाया है। और इस तरह की परंपरा बेटा सबसे पहले यूनान में अर्थात ग्रीक में प्रचलित थी। यूनान में सबसे पहले प्राकृतिक टाइप की विधि थी और उस विधि में यूनान के वासी कहते थे कि इस विधि को ईश्वर ने बनाया है। वहाँ के लोग कहते हैं पोप ने ऐसा कहा, ईश्वर ने ऐसा कहा, गॉड ने ऐसा कहा, लेकिन प्राकृतिक विधि कहलाती है। और आगे जब मानव सभ्यता बढ़ती गई तो आप देखेंगे बेबीलोन के अंदर, ईरान के अंदर, या जब हिंदुस्तान पे मुस्लिम अटैकर्स आए तो हिंदुस्तान में मुस्लिम विधि लागू हो गई। तो अब इस चीज़ को समझना, एक सभ्य समाज में नियम होते हैं और असभ्य समाज में नियम नहीं होते। वहाँ किसी को भी मारकाट करो, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, तेल में डाल देना, इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थीं हमारे इतिहास में। दूसरा, अगर आप आज़ादी से पहले के बात करेंगे तो हमारे यहाँ राजतंत्र हुआ करता था, राजा का तंत्र। राजा ही कानून बना रहा है, राजा ही न्याय दे रहा है और राजा ही कानूनों को लागू करवा रहा है। राजा की पत्नी को किसी ने छेड़ा तो राजा गुस्सा हो गया और मन मर्जी के मुताबिक उसको दंड दे दिया कि तुमने इस हाथ से मेरी पत्नी को छुआ, इसका हाथ काट दिया जाए। तुमने इन आंखों से कुदृष्टि डाली, इनकी आंखें फोड़ दी जाएं। इस टाइप के सजा का प्रावधान था, दंड का प्रावधान था। लेकिन जब आधुनिक रूपों में विधि की बात करते हैं तो वहां अपराधी को भी इंसान माना जाता है। और आधुनिक विधि और आधुनिक न्याय यह मानता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। और अपराधी को सजा हम इसलिए नहीं देते कि उसने अपराध किया है, अपराधी को सजा इसलिए देते हैं कि वह सुधर जाए और वापस समाज उसे स्वीकार कर ले। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से लालची होता है, निजी स्वार्थ से भरा होता है। तो वो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी तरक्की के लिए कुछ न कुछ अपराध अवश्य करेगा। तो अब समझना, अपराध संपत्ति के लेकर हो सकता है, शरीर को लेकर हो सकता है, पावर को लेकर हो सकता है। तो इसलिए हमने आधुनिक रूपों में मूल विधि की संरचना करी और मूल विधि की जो संरचना है ये हमारी बनाई है अंग्रेजों ने। आप सब जानते हैं मध्यकाल के बाद जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पे आती है, तो हिंदुस्तान में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है लगभग 1600 ईस्वी में, तो पहले व्यापार करती है। व्यापार करने के बाद आप देखते हैं कि इतिहास में पढ़ूंगा इस खंड को कि कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं पे अपना कब्जा जमा लेती है, अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है। अंग्रेज़ लोग उस ज़माने में औरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में सती प्रथा है, हिंदुस्तान में ठगी प्रथा है, हिंदुस्तान में बहुविवाह प्रचलन है, पर्दा प्रथा है, तो उन्होंने देखा क्या इंडिया के लोग बर्बर हैं, असभ्य हैं, निश्चित तौर पे इसे बदला जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत कर रहे हैं, आगे चल के ठगी प्रथा का अंत हो रहा है, आगे चल के बहुविवाह पद्धति का अंत हो रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि विधि अगर एक बार बन जाती है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो नहीं बदलती, बदल सकती है। आपने देखा होगा कि पहले 3 तलाक एक वैध मामला था, लेकिन आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अब 3 तलाक गैर कानूनी है, अब 3 तलाक अवैध है। तो वैसे ही आपने देखा होगा पहले सिर्फ पुरुष और स्त्री एक दूसरे से संबंध बना सकते थे, लेकिन आज हमने ऐसी विधि बनाई कि पुरुष पुरुष के साथ संबंध बना सकता है, स्त्री स्त्री के साथ संबंध बना सकती है, और आज ये लीगल है। सेक्शन 377 377 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कुल मिला के आज जो विधि है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1000 साल बाद भी वैध रही होगी, इसलिए विधि में हम ये गुंजाइश छोड़ते हैं कि हम इसको परिवर्तन कर सकें। अंबेडकर ने संविधान बनाया, उन्होंने भी संविधान सभा में एक बात कही कि मैं आज जो संविधान बना रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आज से 50 वर्षों के लिए उपयोगी हो, क्योंकि 50 साल बाद लोग बदलेंगे, सोच बदलेगी, सभ्यता बदलेगी, अतः मैं इसमें एक व्यवस्था कर रहा हूँ संविधान संशोधन की। ठीक वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे क्या विधि में संशोधन हो सकता है, तो आप कह देना निश्चित तौर पर हो सकता है, और विधि बदलती रहती हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। शुरुआत में विधि धर्म पर आधारित है, शुरुआत में विधि परंपरा पर आधारित है। तो इस चीज़ को समझना है कि जो विधि है वो नियमों का समुच्चय है, इसमें कई टाइप के नियम होते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, ये जो नियम है वो सामान्य भी हो सकते हैं, और सामान्य नियम कहीं पर लिखित नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में
जब आप अपने परिवार में रहते थे, आपने अपनी नाक में हाथ डाला या और कहीं भी, तो आपके पिताजी, आपकी मम्मी आपको टोकती थी, नहीं बेटा गंदी बात, यहाँ पे हाथ नहीं डालते या ऐसे नहीं करते। आपके घर की बहन या स्त्री रात में 8 बजे के बाद घर पे आई तो आपने नियम बना दिया कि कान खोल के सुन लो, 8 बजे के बाद कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, 8 बजे से पहले आना है। ये क्या है? नियम है, ये विधि है। तो ध्यान में रखना, नियम क्यों बनाते हैं? समाज के लिए, राज्य के लिए, अर्थात समाज में सभी लोगों को सुरक्षा मिले, समाज के सभी लोग उत्तरदायित्व से परिपूर्ण हों, कानून एवं व्यवस्था बनी रहे, लोग नैतिक बने रहें, इसलिए हम विधि को बनाते हैं, कानूनों को बनाते हैं। और ध्यान में रखना, अगर विधि नहीं होगी, लॉ नहीं होगा, तो ये समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अर्थात अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने के लिए हम लॉ का निर्माण करते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। आप सब जानते हैं कि आप जब सड़क पर जाते हैं तो वहाँ पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट लगी होती है। नियम है, विधि है कि जब रेड लाइट हो जाएगी आप रुक जाएंगे। अगर ये नियम नहीं होता और व्यक्ति चारों तरफ चौराहे पे चलते तो जाम लग जाता। आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में रहें तो मेट्रो का आगे वाला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। तो ये रूल बना दिया कि ये डिब्बा महिलाओं के लिए है, इसमें कोई भी पुरुष नहीं जा सकता, जिससे कि महिलाओं को दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ इन सब बातों के माध्यम से कि किसी भी सभ्य समाज में नियम होते हैं, विधि होती हैं और अपराधों के लिए दंड होता है। असभ्य समाज में नियम और विधि नहीं होते। नियम समाज में रह रहे नागरिकों और लोगों के लिए होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके उत्तरदायित्व के लिए, उनकी नैतिकता के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगर ये नियम नहीं होंगे तो लोग बलात्कार करेंगे, लोग मर्डर करेंगे, लोग चोरी करेंगे। इसलिए हम इन नियमों के तहत अपराधों का वर्गीकरण करते हैं और उन अपराधों के संदर्भ में दंड देते हैं। तो हम सजा का प्रावधान इसलिए करते हैं कि लोग डरें और डर कर कानूनों का पालन करें। अगर आज समाज में नियम नहीं होंगे, कानून नहीं होंगे, तो हम सबके अंदर एक शैतान बैठा हुआ है। हम सबके अंदर एक शैतान है, एक राक्षस है। लेकिन आज हमें डर है कि पुलिस बहुत मारेगी, भाई ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारा बहुत मन करता है बहुत सारी चीज़ें करने का। आप सब जानते हैं आपका क्या क्या मन करता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे रहने दो यार, केस हो जाएगा, अरे रहने दो यार, पुलिस बहुत मारेगी। तो इस चीज़ को आपको समझना, ये जो डर है, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, वो यही जीत है कि डर बना हुआ है। इसलिए हम सब समाज में अपने अपने तरीके से व्यवस्थित चल रहे हैं। तो यहाँ से अभी तक तो ये भूमिका थी। अब मैं कोर्स शुरू करता हूँ आपका कि मूल विधि में आपको क्या क्या बेसिकली जानना है, क्या क्या समझना है। देखिए दोस्तों, मूल विधि में 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। हमारे जो सिलेबस में है वो 3 चीज़ें हैं। एक आपको पढ़नी है भारतीय दंड संहिता 1860। दूसरा आपको पढ़ना है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसको बेटा इंग्लिश में आईपीसी, इंडियन पेनल कोड कहते हैं। इसको सीआरपीसी, कोड ऑफ प्रोसीजर कोड कहते हैं, सीआरपीसी 1973। और तीसरा है बेटा विभिन्न अधिनियम, एक्ट। और इन एक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, यातायात अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इस टाइप के 15 से 20 आपको अधिनियम पढ़ने हैं। उसके अलावा आपके सिलेबस में है साइबर क्राइम, आपको साइबर क्राइम पढ़ना है। आपको आरटीआई एक्ट पढ़ना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वाला। और आपको पढ़ना है जनहित याचिका, PIL। ये आपका सिलेबस है। तो लेक्चर में घुसने से पहले मैं आपको सिलेबस डिफाइन कर रहा हूँ। भारतीय दंड संहिता 1860 अर्थात आईपीसी पूरा आपको पढ़ना है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 पूरा आपको पढ़ना है। और विभिन्न अधिनियम में आपको लगभग 15 से 20 अलग अलग अधिनियम पढ़ने हैं। उसके अलावा साइबर क्राइम, आरटीआई, जनहित याचिका, ये आपका आता है मूल विधि के अंतर्गत। इस चीज़ को समझना है बेटा। भारतीय दंड संहिता की अपनी धाराएं हैं, सेक्शन हैं, दफा हैं।
उर्दू में हम दफ़ा कहेंगे, अंग्रेजी में सेक्शन कहेंगे, और हम इसको हिंदी में कहेंगे धाराएं। ऐसे ही सीआरपीसी की अपनी धाराएं हैं, ऐसे ही विभिन्न अधिनियमों की अपनी धाराएं हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप 511 धाराएं आईपीसी की याद कर लें, 484 धाराएं सीआरपीसी की याद कर लें, और विभिन्न अधिनियम की अपनी अपनी धाराएं। तो जो लोग ये समझते हैं कि मूल विधि के अंतर्गत केवल आपको धाराएं पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ ही 100 से 150 200 धाराएं आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। इसलिए आपको धाराओं को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए, 1 या 2 प्रश्न ही धाराओं से पूछता, वरना धाराओं का कोई महत्व नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब मैं आपका सिलेबस शुरू कर रहा हूँ। अभी तक तो ये भूमिका थी। अब यहाँ से आप कॉपी और कलम निकाल लें और चीज़ों को समझने पर बल दें कि चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो मूल विधि का लेक्चर नंबर 1 मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। अब चलिए, तो हमारा सब्जेक्ट है मूल विधि, जिसको हम कहते हैं बेसिक लॉ। क्लियर है? या फंडामेंटल लॉ। तो यहां पे बेटा एक शब्द आया विधि अर्थात लॉ। तो सबसे पहले तो लॉ को डिफाइन करिए। बेटा लॉ आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इस चीज को समझना है। पहला है सिविल लॉ, जिसको हिंदी में हम दीवानी विधि या नागरिक विधि कह सकते हैं। क्लियर है? और दूसरा है बेटा क्रिमिनल लॉ, जिसको हम आपराधिक विधि या फौजदारी विधि भी कहते हैं। इस चीज को आपको समझना है। तो मैंने यहाँ पे लॉ को 2 पार्ट्स में बांट लिया, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो आज की सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, अर्थात दीवानी मामले और आपराधिक मामले में अंतर क्या है या कैसे विधि है। अब देखिए, पहला पॉइंट सीखने का प्रयास करते हैं कि सिविल केस कौन कौन से होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो सिविल केस का पहला पॉइंट है कि इसमें जो भी विधि या मामला होता है, ये 2 प्राइवेट पार्टी के बीच में होता है, या आप कह सकते हैं कि यह मामले निजी व्यक्तियों के बीच में होते हैं। निजी व्यक्तियों के बीच में होते हैं। बेटा YouTube है, इसमें मेरे सामने सिर्फ कैमरा लगा हुआ है, तो मुझे हर चीज़ लिखनी पड़ रही है। अगर क्लास होती मैं आपको समझाता और कॉपी निकाल के लिखवा देता, लेकिन आप नोट भी करते रहेंगे, चीज़ों को पहले सुनेंगे, दूसरी बार जब लेक्चर सुनेंगे तब आप चीज़ों को नोट करेंगे। पहले केवल समझने पे ध्यान दीजिए। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिविल केस और क्रिमिनल केसेस में क्या अंतर है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में। तो पहला पॉइंट है कि जो सिविल लॉ है ये 2 प्राइवेट पार्टी या निजी व्यक्तियों के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए बेटा, एक व्यक्ति है कलुआ, इस चीज़ को आपको समझना है। मैंने किसी भी लड़के का उदाहरण ले लिया, उस लड़के का नाम है कलुआ और उसकी पत्नी का नाम है भूरी। भूरी रख लेते हैं, लड़कियों का नाम भूरी रख लेते हैं, काली कहूँगा तो अभी गाली देने लगेंगी। तो कलुआ और भूरी के बीच में तलाक का मामला है। तो ये इन दोनों के बीच का मामला है, इस चीज़ को आपको समझना है। इसमें राज्य का इंटरफेयर नहीं है, इसमें समाज का इंटरफेयर नहीं है। या मैं आपसे बोलूं कि 2 भाई हैं कलुआ और भूरा, इन दोनों के बीच में जमीन का विवाद है, जमीन बंटवारे का विवाद है। तो ये 2 व्यक्तियों का निजी मामला है, इसमें सरकार का या समाज का कोई हस्तक्षेप नहीं। या मैं आपसे बोलूं चेक बाउंस का जो केस है, आपने मुझे चेक दिया एक सर्टेन अमाउंट लिख के 1 लाख रुपए का, लेकिन उसमें पैसे नहीं डले थे, चेक बाउंस हो गया। तो ये मेरा और आपका मामला है। आपने मुझे चेक दिया, मैंने चेक लिया, लेकिन पैसे नहीं निकले, चेक बाउंस हो गया। तो 2 प्राइवेट पार्टी के बीच का मामला या निजी व्यक्तियों के बीच का मामला कौन सा मामला होता है? सिविल मामला, सिविल केस या सिविल लॉ होता है। अब देखिए कि 2 प्राइवेट या निजी व्यक्तियों के बीच का होता है, लेकिन फौजदारी या क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल लॉ किसके होते हैं? ये बेटा राज्य के विरुद्ध होते हैं, या मैं बोलूं ये समाज के विरुद्ध होते हैं।
इस चीज को आपको समझना है। राज्य के विरुद्ध इसलिए कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं आपने उनका उल्लंघन किया है। राज्य के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं आपने उनका उल्लंघन किया, इसलिए क्रिमिनल केस राज्य के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध होता है। जैसे मैंने मर्डर किया तो इससे पूरे समाज में भय फैला और मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोग प्रोत्साहित होंगे कि हम भी मर्डर कर देते हैं, क्योंकि लड़ाइयाँ सबकी होती हैं, लेकिन आप रुक जाते हैं कि आपको सजा हो सकती है। तो राज्य ने कानून बना रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता है, संविधान कहता है आर्टिकल 21 के तहत। लेकिन आपने किसी का मर्डर किया तो ये राज्य के भी विरुद्ध है, समाज के भी विरुद्ध है। इस चीज को आपको समझना है। तो पहला केस, सिविल मामले दो प्राइवेट पार्टी या निजी व्यक्तियों के बीच के होते हैं, जबकि क्रिमिनल केस राज्य के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध होते हैं। अब देखो, जब ये दो पर्सनल व्यक्तियों के बीच के हैं तो इसमें वकील अपने अपने किए जाएंगे। तो इसमें जो आप वकील करेंगे वो निजी वकील होंगे। कलुआ ने अपना वकील कर लिया और भूरा ने अपना वकील कर लिया। या पति पत्नी के बीच में तलाक का मामला हुआ तो पति का अलग केस एक अलग वकील लड़ रहा है और पत्नी का एक अलग वकील है, तो इसमें जो वकील होगा वो कैसे होंगे? निजी वकील होंगे। लेकिन अगर आप क्रिमिनल केस में बात करेंगे तो इसमें वकील होगा सरकारी वकील, सरकार की तरफ से। इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि आपने सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन किया है। बलात्कार हो, मर्डर हो, चोरी हो, डकैती हो, ये सब क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल लॉ में आते हैं और इसमें जो भी वकील होता है वो सरकार की तरफ से होता है। इस चीज को समझना है, क्योंकि सरकार का दायित्व है कि उसको सजा दिलवाए। अब देखिए, सिविल केस में क्या होगा, जब दो व्यक्तियों के बीच का मामला है तो अंततः आप क्या करने लगेंगे? आप करेंगे समझौता। तो सिविल केस समझौते पर आकर निपटते हैं या इसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है, इकोनॉमिक कंपनसेशन। यानी तलाक पति पत्नी के बीच है तो आपस में जो भी समझौता हुआ, जो भी लेन देन हुआ, मामला निपट गया। दो भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा है, उनमें आपस में जो लेन देन हुआ, मामला निपट गया। ऐसे ही इस चीज को समझना है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिविल लॉ में या सिविल केसेस में कभी भी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता। वो आपस में समझौता कर लेते हैं, क्षतिपूर्ति कर लेते हैं, जो भी हो समझौते के माध्यम से, आर्थिक क्षतिपूर्ति के माध्यम से। यहाँ शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाता। लेकिन क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? व्यक्ति को सजा दिलवाई जाती है, व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। मैंने आपके भाई का मर्डर कर दिया तो आप क्या करोगे? मेरे से समझौता करोगे कि लो भैया 5 लाख रुपए दे दो, ले लो, मुझे छोड़ दो। लेकिन आप कहोगे नहीं, आपको जेल भिजवा के रहूँगा। तो ध्यान में रखना, क्रिमिनल केसेस में व्यक्ति को सजा दी जाती है, जेल भिजवाया जाता है, शारीरिक दंड दिया जाता है। जबकि सिविल मामलों में, सिविल लॉ में समझौते के माध्यम से, आर्थिक क्षतिपूर्ति के माध्यम से समझौता कर लिया जाता है। इस चीज़ को समझना है। तो बेटा मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करूंगा, बस आप समझते रहिए। पहला पॉइंट, सिविल लॉ दो प्राइवेट पार्टी के बीच में या निजी व्यक्तियों के बीच में होता है। सिविल लॉ में वकील निजी होता है। सिविल लॉ में समझौता या आर्थिक क्षतिपूर्ति के माध्यम से मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। जबकि क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल केसेस में ये मामले राज्य के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध होते हैं। अतः जो वकील होगा वो सरकार की तरफ से होगा और इसका उद्देश्य होता है, गोल होता है कि व्यक्ति को सजा या जेल में डलवाना। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देख लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ चोरी कैसा केस है तो आप तुरंत कह देना क्रिमिनल। अगर मैं बोलूँ डकैती कैसा केस है तो आप कह देना क्रिमिनल। अगर मैं बोलूँ हत्या किस में आएगा? क्रिमिनल। बलात्कार किस में आएगा? क्रिमिनल। तो जाहिर सी बात है कि इसमें वकील किसकी तरफ से होगा? सरकार की तरफ से। जो आरोपी है, जिसने अपराध किया है, उसको सजा दिलवाना सरकार का दायित्व है, क्योंकि वह व्यक्ति समाज के लिए, राज्य के लिए खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे निजी व्यक्ति है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको देखकर आप ये बता देंगे कि ये सिविल केस में आता है या क्रिमिनल केस में, या सिविल लॉ में आता है या क्रिमिनल में, वो पता है क्या है बेटा? वो है साइटेशन का मामला। अगर किसी भी केस में
ऐसे आपको मिल जाए कलुआ बनाम भूरा, इसका मतलब दो प्राइवेट व्यक्ति, इसको अंग्रेजी में साइटेशन कहते हैं कि केस का नाम क्या है। जैसे आप पढ़ते हो ना केशवानंद भारती केस बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम भारत संघ, तो समझना अगर दो प्राइवेट व्यक्तियों का, दो निजी व्यक्तियों का नाम आ जाए दोनों तरफ तो समझ जाना केस कैसा है, सिविल केस है। लेकिन अगर आपको केस में नाम में कलुआ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार अगर ऐसा लिखा आ जाए तो समझ जाना कि ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल लॉ है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दो निजी व्यक्तियों का नाम आए तो ये सिविल केस है, सिविल लॉ है। और अगर एक तरफ निजी व्यक्ति हो और एक तरफ भारत सरकार या प्रदेश सरकार हो तो आप समझ जाना ये क्रिमिनल केस है। तो दो मामले ऐसे हैं जिससे कि आप ये पहचान जाएंगे कि ये सिविल केस है या क्रिमिनल केस है। जैसे पहला मामला था कि अगर आर्थिक क्षतिपूर्ति हुई है, अगर पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दिया गया, समझ जाना सिविल केस है। अगर उस व्यक्ति को जेल में डाला गया है, उस व्यक्ति को सजा बोली गई है 4 साल 2 साल 3 साल, समझ जाना क्रिमिनल केस है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और दूसरा, अगर दो प्राइवेट व्यक्तियों का केस में नाम है तो सिविल केस, लेकिन एक तरफ सरकार है तो समझ जाना क्रिमिनल केस है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, जो क्रिमिनल लॉ होता है इसका डिफाइन आईपीसी 1860 में होता है। जो क्रिमिनल केस है इसको आईपीसी 1860 में दर्शाया जाता है। तो आप चाहें तो इसको छाप सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं 20 सेकंड के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। छाप लें बेटा। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने लिख लिया होगा। एक और इसमें जो पॉइंट्स बचता है उसको भी समझ लो तो आपका सिविल केस और क्रिमिनल केसेस में अंतर का मुद्दा समझ में आ जाएगा। लास्ट जो पॉइंट आपको समझना है कि जो सिविल मामले होते हैं, सिविल लॉ होता है, इसमें दोनों पार्टियां या दोनों निजी पक्ष हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कौन से केस में? सिविल केस में। लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल केस है, तो इसमें बेटा अपील कौन कर सकता है? केवल और केवल प्रतिवादी अर्थात डिफेंडर। तो ये एक मेन अंतर और है। सिविल केस में दोनों पार्टियां केस जीतने या हारने के बाद हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं, लेकिन हमारा जो क्रिमिनल लॉ है इसमें प्रतिवादी ही हाई कोर्ट में जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? इस चीज़ को समझना है। तो मैं फाइनल टच दे रहा हूँ सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को। पहला पॉइंट एक बार फिर से समझ लें सारे लोग। सिविल लॉ दो प्राइवेट पार्टियों के बीच में होता है या दो निजी व्यक्तियों के बीच में होता है। सिविल केसेस में निजी वकील किए जाते हैं और उसका उद्देश्य होता है समझौता कराना या आर्थिक क्षतिपूर्ति देना। और सिविल केस में दोनों पार्टियां हाई कोर्ट में जा सकती हैं। क्रिमिनल केस राज्य के विरुद्ध होते हैं, समाज के विरुद्ध होते हैं। इसमें केस सरकार की तरफ से लड़ा जाता है, एक वकील होता है, और इसमें व्यक्ति को सजा दिलवाई जाती है, जेल में भेजा जाता है, अर्थात शारीरिक दंड दिया जाता है। इसका वर्णन आईपीसी 1860 में होता है और प्रतिवादी ही केवल इसमें हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर आपका चोरी का मामला है तो क्रिमिनल केस है, डकैती का मामला है क्रिमिनल केस है, हत्या है क्रिमिनल केस है, बलात्कार है क्रिमिनल केस है। अगर साइटेशन में एक तरफ व्यक्ति का नाम और दूसरी तरफ सरकार का नाम लिखा है तो समझ जाना क्रिमिनल केस है। और अगर साइटेशन में दोनों तरफ व्यक्तियों का नाम लिखा है तो आप समझ जाना कि वो सिविल केस है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा केस सिविल होगा और कौन सा केस क्रिमिनल होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रश्न सुनने के बाद कि आप सिविल केस और क्रिमिनल केस को जानने में सक्षम हो गए हैं। चलिए, मेरा पहला पॉइंट है कि अगर किसी दो लोगों का तलाक हो गया है तो ये कैसा मामला है, जल्दी बताएं, सिविल या क्रिमिनल? बिल्कुल सही, सिविल केस। कैसा मामला है? सिविल केस। अगर मैं बोलता हूं चेक बाउंस हो गया है किसी का तो ये कैसा मामला है? तो आप कहेंगे सिविल। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो लोगों के जमीन का मामला है, जमीन विवाद है, तो ये कैसा मामला है? फटाफट बताइए मेरे दोस्तों। ठीक है, सिविल मामला है। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं
कि आपकी शादी में मैंने सपना चौधरी को डांस करने के लिए बुलाया और आपने 10 लाख रुपए सपना चौधरी जी को दिए, लेकिन वो डांस करने नहीं आई, तो बताइए आप कौन सा केस ठोकेंगे, क्रिमिनल या सिविल? जल्दी बताइए। ठीक है, सिविल केस, बिल्कुल सही है। सपना चौधरी जी को आपने 10 लाख रुपए दिए कि मेरे यहाँ डांस करने आपको आना है, लेकिन नहीं आई। ये मामला किस में आएगा? सिविल में, क्योंकि दो लोगों का प्राइवेट मामला है। लेकिन अगर मैं बोलूँ हत्या, हत्या किस में आएगी? तो आप बोल देंगे क्रिमिनल केस में। अगर मैं बोलूँ चोरी किस में आएगा? आप बोल देंगे क्रिमिनल केस में। अगर मैं बोलूँ बलात्कार किस में आएगा? तो आप बोल देंगे क्रिमिनल केस में। क्लियर है? अब और मुझे प्रश्न बताइए, मैं पूछता हूं, बताइए निम्नलिखित में से किस केस में केवल और केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है, शारीरिक दंड नहीं? बताइए, सिविल केस में या क्रिमिनल में? ठीक है, सिविल केसेस में। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि निम्नलिखित में से किस केस में व्यक्ति को जेल में डलवाया जाता है या सजा दी जाती है, तो क्रिमिनल केस में। बताइए किस केस में दोनों पार्टियां हाई कोर्ट जा सकती हैं? सिविल केस में। किस केस में प्रतिवादी हाई कोर्ट जा सकता है? क्रिमिनल केस में। अगर मैं बोलूं कि किस मामले की चर्चा आईपीसी 1860 में है, क्रिमिनल या सिविल, तो आप कहेंगे क्रिमिनल। क्लियर है दोस्तों? तो आशा करता हूं कि आप पहला पॉइंट समझ गए होंगे कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में अंतर क्या होता है। अब चलते हैं आगे की ओर। मैंने आपको बोला आपको 3 चीज़ें पढ़नी है अपने पूरे टॉपिक में, आईपीसी, सीआरपीसी और विभिन्न अधिनियम। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ समझिए बेटा, आपका जो संविधान है ये सर्वोच्च विधि है, ये सुप्रीम लॉ है, इस चीज़ को समझना है। और संविधान के बाद आता ही है बेटा अधिनियम, इस चीज़ को समझना, जिसको हम एक्ट बोलते हैं। और इन अधिनियमों का निर्माण कौन करती है? संसद। समझना, अधिनियम बनाती है संसद, संविधान को बनाया संविधान सभा ने। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे किसी भी देश की सर्वोच्च विधि कौन सी है, तो आप कहना संविधान। इसको लागू करवाने के लिए संसद क्या बनाती है? अधिनियम। और इन अधिनियमों को लागू करवाने के लिए क्या बनाए जाते हैं? नियम और उपनियम। ये कौन बनाती है? कार्यपालिका। इस चीज को आपको समझना है दोस्तों, कार्यपालिका बनाएगी। समझना दोस्तों, किसी भी देश का संविधान उसकी सर्वोच्च विधि है। संविधान बनाया संविधान सभा ने, इस संविधान को लागू करने के लिए अच्छे से संसद ने क्या बनाए? अधिनियम। और इन अधिनियमों को और अच्छे से करने के लिए क्या बनाए? नियम और उपनियम। अब देखिए, ये जो नियम और उपनियम हैं ये किसी अधिनियम के माध्यम से नहीं बनाए जाते। जैसे सरकार ने लॉकडाउन में नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं निकलेगा, ये किसी आर्टिकल में नहीं है, ना ही ये किसी धारा में, दफा में है। ये एक नियम बना दिया, किसने? कार्यपालिका ने, क्योंकि कानूनों को लागू करवाने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का है। तो नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, कर्फ्यू है। या दोबारा जब अनलॉक फर्स्ट आया तो नियम आया रात के 9 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा। तो अगर ये जो नियम है वो कार्यपालिका ने बनाया है, क्यों? समाज में शांति बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे ऊपर संविधान, संविधान के बाद अधिनियम, अधिनियम के बाद नियम और उपनियम। अब एक और समझिए, संविधान में बेटा होते हैं आर्टिकल, इस चीज को समझिए, जिसको बोलते हैं अनुच्छेद। क्लियर है दोस्तों? लेकिन अधिनियम में होती हैं सेक्शन, अर्थात धाराएं, इस चीज को समझना। तो धाराएं कहाँ होती हैं? अधिनियम में। अनुच्छेद कहाँ होते हैं? संविधान में। इस चीज को समझना। तो आईपीसी में आर्टिकल नहीं पढ़ने, धाराएं पढ़नी है। सीआरपीसी में आर्टिकल नहीं पढ़ने, धाराएं पढ़नी है। और जितने भी अधिनियम हैं उन सब में आपको धाराएं पढ़नी है, दफाएं पढ़नी है, अर्थात सेक्शन पढ़ने, आर्टिकल नहीं पढ़ना। पॉलिटी की जब क्लास करेंगे हम लोग तब उसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए आगे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहली चीज पर, और वो पहली चीज है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड 1860। डस्टर
देखिए समझने का प्रयास करिए। भारतीय दंड संहिता 1860, इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड 1860, इसी को उर्दू में बोलते हैं ताज इराद हिंद। इस चीज को समझना है, ये तीनों नाम एक ही हैं। क्लियर है दोस्तों, ये तीनों नाम एक ही हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन पेनल कोड 1860, उर्दू में ताज इराद ए हिंद। अब देखिए, जब कभी भी किसी लाइन के बाद आपको ये अंकीय मान मिले, जो डेट आपको लिखी मिलती है, इसका मतलब है वह कानून या वह अधिनियम या तो उस वर्ष बना होगा या उस वर्ष लागू हुआ होगा। लेकिन ज़्यादातर जो डेट है इसका मतलब होता है कि ये कानून उस वर्ष बना है। इसका मतलब आईपीसी हमारी कब बनी? 1860 में। तो जब भी आपको एक डेट मिले आगे तो समझ जाना कि वो कानून या वो अधिनियम उस वर्ष बेसिकली बना है। अब देखें, आईपीसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है आईपीसी या भारतीय दंड संहिता दुनिया का सबसे बड़ा दंड विधान है, यानी इतनी धाराएं, इतने अध्याय किसी और देश में नहीं है। तो आईपीसी दुनिया का सबसे बड़ा दंड विधान है। आपको पता होगा भारतीय संविधान भी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक वैसे ही भारत का जो दंड संहिता है वो दुनिया की सबसे बड़ी दंड संहिता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दोस्तों आपका क्लियर हुआ कि आईपीसी दुनिया का सबसे बड़ा दंड विधान है, इससे बड़ा किसी भी देश में दंड विधान नहीं है। दूसरा पॉइंट बनता है आईपीसी कैसी विधि है, तो आप करना आईपीसी मौलिक विधि है, फंडामेंटल लॉ। आईपीसी कैसी विधि है? आईपीसी एक मौलिक विधि है। क्लियर है दोस्तों, इस चीज को आपको समझना है। आईपीसी एक मौलिक विधि है। आईपीसी दुनिया का सबसे बड़ा दंड विधान है। कैसे दुनिया का सबसे बड़ा दंड विधान है? क्योंकि आईपीसी के अंतर्गत 23 तो अध्याय आते हैं बेटा आपके। तो कोई आपसे पूछेगा आईपीसी भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय हैं? 23। और इसमें जो मूल धाराएं थीं, जब ये बन नहीं थी तो 488 धाराएं थीं, लेकिन वर्तमान में जो धाराएं हैं वो हैं 511। तो पहले तो आप इन पॉइंट्स को क्लियर करिए। पहला पॉइंट, आईपीसी में वर्तमान धाराएं कितनी हैं? 511। आईपीसी में मूल धाराएं कितनी हैं? 488। आईपीसी में अध्याय कितने हैं? 23। आईपीसी कैसी विधि है? मौलिक विधि है। दुनिया का सबसे बड़ा दंड विधान किस देश का है? भारत का। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छापिए इसको बेटा फटाफट। छाप लिया बेटा, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन बनेगा। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। लेक्चर को, जो मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले इन बातों को आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आज के लेक्चर से आपको एक प्रश्न एग्जाम में मिल ही जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आईपीसी से। आईपीसी से एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय दंड संहिता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो आप बता देना कि सबसे बड़ा अध्याय है बेटा 17। इस चीज को समझना है। एक क्वेश्चन आता है कि आईपीसी में सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? तो आप बता देना 23वां अध्याय, जिसमें मात्र एक धारा है, वो धारा है 511वीं धारा। तो कोई प्रश्न आपसे पूछे कि भारतीय दंड संहिता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 9वां, 10वां, 11वां, 17वां, तो आप कह देना 17वां। भारतीय दंड संहिता में सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? तो आप कह देना 23। इसमें मात्र एक धारा है, उस धारा का नाम है 511। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। आईपीसी के कितने भाग हैं? तो आप कह देना 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग। 1 में धारा 1 से लेकर धारा 298 तक चर्चा है, और भाग 2 में धारा 299 से लेकर 511 तक चर्चा है।
तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं मेरे दोस्तों कि आईपीसी में कितने भाग हैं? 2। भाग 1 कहां से लेकर है? सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 298। और भाग 2 कहां से लेकर है? सेक्शन 299 से सेक्शन 511। क्लियर है दोस्तों? फटाफट इसको छापिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा आईपीसी से। आईपीसी में मैंने आपको बताया था कि 23 अध्याय हैं, लेकिन एक प्रश्न आता है गणना की दृष्टि से आईपीसी में कुल अध्याय कितने हैं? तो आप कह देना बेटा 26। यानी कितने बढ़े? 3। 23 बताए थे मूल, कौन कौन सा बढ़ गया? 5 का, 9 का और 20 का। तो अध्याय 5A, अध्याय 9A, अध्याय 20A, ये 3 चैप्टर बढ़ गए। किसकी दृष्टि से? काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, गणना की दृष्टि से। जैसे संविधान में आप पढ़ते हैं, संविधान में मूल भाग 22 हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे आईपीसी में गणना की दृष्टि से कुल कितने अध्याय हैं, तो आप कहना 26। कौन कौन से? 5 का, 9 का और 20 का। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए आगे, आगे का क्या सीन है इसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब आईपीसी की हिस्ट्री देख लेते हैं, आईपीसी का इतिहास। अब देखिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत में जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक भारत में शासन राजाओं के द्वारा, बादशाहों के द्वारा होता था। चूंकि लगभग 800 वर्षों तक भारत में मुगलों का, दिल्ली सल्तनत का या मुस्लिम का शासन रहा, तो मुस्लिम दंड विधान लागू था, कौड़े मारने की प्रथा, यानी मुस्लिम दंड विधान लागू था तब तक जब तक कि हिंदुस्तान में अंग्रेज नहीं आए। लेकिन जैसे ही अंग्रेज स्थायी रूप से भारत में बस जाते हैं तो वो ब्रिटिश पद्धति पर आधारित हिंदुस्तान में दंड विधान को लेके आते हैं। तो आईपीसी का इतिहास क्या है? सबसे पहले एक 1833 का चार्टर एक्ट आता है बेटा। कौन सा एक्ट आता है? चार्टर एक्ट। तो 1833 का एक अधिनियम आता है और इस अधिनियम में ये बात कही जाती है कि भारत में विधियों का संहिताकरण होना चाहिए, भारत में प्रॉपर विधि होनी चाहिए जिसके अनुसार शासन हो। अतः इसके लिए एक विधि आयोग, लॉ कमीशन बनाया जाना चाहिए। अतः इसी अधिनियम की सिफारिश को मानते हुए 1834 में एक विधि आयोग स्थापित हो जाता है। तो यही प्रश्न आता है, भारत का पहला विधि आयोग कब बना? 1834 में। कौन से एक्ट से बना? 1833 के एक्ट से। और इस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। इस चीज को आपको समझना है। तो भारत का पहला विधि आयोग 1834 में बना, इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे और इन्होंने ये बार बार सिफारिश की कि भारत में विधि होनी चाहिए, लॉ होने चाहिए जिसके अनुसार भारतीयों को सजा मिले, अपराधों का वर्गीकरण हो। तो इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए, इस आईपीसी की जब बात करेंगे तो अब इस पे काम होना शुरू हो गया, काम होना शुरू हो गया और आगे चल के काम पूरा हो गया 1860 को। अगर मैं प्रॉपर डेट लिखूं तो 6 अक्टूबर 1860 को ये आईपीसी बन के तैयार हुई और इसको परमिशन दी लॉर्ड कैनिंग ने। तो आईपीसी बन के कब तैयार हुई? 1860 में, 6 अक्टूबर 1860 को। और उस वक्त तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि ठीक है, भारत में आईपीसी को संहिताकरण कर दिया जाए। तो 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग ने आईपीसी को परमिशन दी और इसको लागू कर दिया बेटा हमने 1 जनवरी 1862 को। इस चीज को आपको समझना है। तो 1862 में लागू हुई, इस चीज को आपको समझना है। और जबकि 1860 में ये चीज बन के तैयार हो गई। क्लियर है? यही कारण है आईपीसी 8060 हम लिखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 लागू कब हुई? 1862। क्लियर है दोस्तों? इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए आगे, छाप लो इसको एक बार, आप उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप।
चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स बने, अभी आईपीसी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखने का प्रयास करिए। देखिए, जब आईपीसी 1862 में लागू की गई, तो देखिए उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, देश आजाद होता है, सब चीजें। तो आईपीसी शुरुआत में जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं की गई। आप सब जानते हैं, पॉलिटी में पढ़ेंगे आर्टिकल 370। तो पहला प्रश्न है कि आईपीसी पहले कहाँ लागू नहीं थी, जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं की गई। क्लियर है दोस्तों? और लेकिन क्या वर्तमान में लागू है, तो आप कहेंगे लेकिन वर्तमान में आईपीसी पूरे भारत पर लागू है। इस चीज को समझना है, वर्तमान में आईपीसी पूरे भारत पर लागू है, अर्थात जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। क्यों? क्योंकि आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा 5 अगस्त 2019 को अमित शाह के द्वारा एक बिल लाया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, और इसको लागू कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। तो कोई आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में आईपीसी कब लागू हुई? 31 अक्टूबर 2019। और कब कैंसिल की गई? 5 अगस्त 2019। क्योंकि 5 अगस्त 2019 में एक बिल आया अमित शाह के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, और उसके बिल के माध्यम से आप सब जानते हैं कि वहाँ पर 370 के प्रकोप को कम किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और आप सब जानते हैं 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी, इस दिन हमने समर्पित किया। क्लियर है दोस्तों? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईपीसी जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं थी, लेकिन वर्तमान में आईपीसी पूरे भारत में लागू है। और 5 अगस्त 2019 को बिल लाया गया, और इसके माध्यम से ये बात कही गई कि जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू होगी। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू हो चुकी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। क्लियर है? चलिए, अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं था, तो वहाँ पर ऐसा क्या था कि कैसे वहाँ पे विधि थी? तो बेटा, जम्मू कश्मीर में J&K में आरपीसी, रणवीर दंड संहिता, रणवीर पेनल कोड लागू था, और ये लागू हुआ 1932 से 2019 तक, क्योंकि 2019 में हट गया है, आपको पता है। तो रणवीर दंड संहिता, क्योंकि डोगरा वंश के वहाँ पर एक शासक हुए रणवीर, महाराजा रणवीर, तो रणवीर दंड संहिता वहाँ पर लागू थी। तो कोई आपसे पूछे जम्मू कश्मीर में कौन सी दंड संहिता लागू थी, तो आप कह देना आरपीसी लागू थी। कब से कब तक? 1932 में जम्मू कश्मीर में आरपीसी लागू हुई, और कब तक चली? 2019 तक। क्लियर है दोस्तों? इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत में आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता को अंग्रेजों ने बनाया, और अंग्रेजों का शासन न केवल भारत पर बल्कि दुनिया के कई देशों में था। और जब दुनिया के कई देशों में अंग्रेजों का शासन था, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं के द्वारा बनाई गई विधियां भी वहां पर लागू थी। यही कारण है कि भारत की आईपीसी ही कई देशों में लागू है। तो भारत में आईपीसी लागू है, पाकिस्तान में आईपीसी लागू है ना, क्योंकि भारत से ही पाकिस्तान बना है। बांग्लादेश में आईपीसी लागू है, आप सब जानते हैं, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश बना। बर्मा में आईपीसी लागू है, श्रीलंका में आईपीसी लागू है, यानी कुछ हद तक भारतीय दंड विधान की तरह यहाँ पर ये कानून लागू है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, सिंगापुर, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि सिंगापुर में क्या है आईपीसी। एक है तुम्हारा ब्रुनोई, ब्रुनोई में भी क्या लागू है? भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी कुछ हद तक। तो भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश है, बर्मा है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, ब्रुनोई है, मलेशिया है। ये वो देश हैं जहां पर लगभग ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई दंड संहिताएं हैं, जो कि भारतीय दंड संहिताएं आईपीसी की तरह।
प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से किस देश में आईपीसी कुछ हद तक लागू है? तो देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रुनोई, मलेशिया, ये वो देश हैं जहां पर आईपीसी लागू है। छाप लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। क्या इसमें कोई और छूट रहा है? एक और है इसमें, म्यांमार बेटा, म्यांमार और कर लेना, इसको छाप लो आप लोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आईपीसी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं हम और आप। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आईपीसी भारतीय सेना पर लागू नहीं होती। यही प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से आईपीसी कहाँ लागू नहीं होती? जम्मू कश्मीर पे तो अब होती है, लेकिन भारतीय सेना पर आईपीसी, भारतीय दंड विधान लागू नहीं होता, क्योंकि सेना के अपने रूल्स हैं। और आपको एक और चीज जहां पे जाननी है, गोवा, पांडिचेरी और दमन एवं दीव, बेटा इतिहास जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आप सब जानते हैं पुर्तगालियों का नियंत्रण गोवा पे था। पुर्तगाली कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में सबसे पहले आई, सबसे बाद में गई, 1961 में गई। तो गोवा पर अपना अधिकार मानते थे पुर्तगाली। यही कारण है कि जब भारतीय रियासतों का एकीकरण हो रहा था तो गोवा 1961 में आज़ाद किया पुर्तगालियों ने। और आप सब जानते हैं फ्रांसीसी वाले कुछ क्षेत्र, माहे वगैरह, पांडिचेरी, इन पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। यही कारण है गोवा में, पांडिचेरी में, दमन एवं दीव में आईपीसी सबसे बाद में लागू हो पाई 1963 में। तो कोई आपसे पूछे कि गोवा में, पांडिचेरी में, दमन एवं दीव में आईपीसी कब लागू हुई? 10 अक्टूबर 1963 को, क्योंकि ये दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आते थे। आपको पता है हिंदुस्तान में फ्रांसीसी कंपनी भी आई, पुर्तगाली कंपनी भी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, तो उन्होंने अपने अपने अधिकार क्षेत्र पर कब्जा किया। जिसमें गोवा पर कब्जा पुर्तगाली है, यहाँ पे फ्रांसीसी हैं। इसलिए 10 अक्टूबर 1963 को इन 3 क्षेत्रों में आईपीसी लागू हुई। बेटा फटाफट छाप लें आप लोग। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। फटाफट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे और बताएंगे, तो मैं समझूंगा कि आप समझ पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा मेरा, क्या वर्तमान में जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू है? यस या नो? यस या नो में कमेंट बॉक्स में जवाब दें। यस या नो? जम्मू कश्मीर में लागू है। जम्मू कश्मीर में आईपीसी कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019। अगर मैं बोलूं कहां पर आईपीसी लागू नहीं होता? भारतीय सेना पर। अगर मैं बोलूं आईपीसी में कुल धाराएं कितनी? 511। आईपीसी में कुल अध्याय कितने? 23। आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय 17, सबसे छोटा अध्याय 23। आईपीसी के कुल भाग कितने? 2 हैं। आईपीसी में गणना की दृष्टि से कितने अध्याय हैं? 26। कौन कौन से? 5 का, 9 का और 20 का। फटाफट बताते जाएं सारे के सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। अगर मैं पूछता हूं क्या भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू हुई? नहीं, 1862 में। क्या भारतीय दंड संहिता 1860 में बनके तैयार हुई? यस। इस चीज को समझना है। तो बेटा 2 एस्पेक्ट अभी तक मैंने आपको समझाए। पहला एस्पेक्ट था सिविल केस और क्रिमिनल केस में अंतर, और दूसरा आईपीसी से संबंधित क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा एस्पेक्ट आज का जो आपको सीखना है, एक चर्चा आई थी विधि आयोग की, लॉ कमीशन की, इसको समझ लेते हैं और आज का लेक्चर इसको समझने के बाद खत्म करेंगे। अब देखिए लॉ कमीशन है, विधि आयोग है। देखिए आप सब जानते हैं कि भारत में पहला विधि आयोग 1834 में बना। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा एग्जाम में, भारत का पहला विधि आयोग कौन बना, कब बना? 1834 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इस चीज को आपको समझना है। 19वीं शताब्दी में इसके अलावा 3 और बने, अर्थात कुल बने 4। अब समझना, लेकिन 1834 में जो विधि आयोग बना उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे।
विधि आयोग का काम होता है भारत सरकार को विधि से संबंधित सलाह देना, विधि का संहिताकरण करना, जो विधि गलत है, पुरानी है, उनको रद्द करना, नई विधि को समावेशित करना और विधि एवं न्याय मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देना। तो समझना, अगर मैं बात करूं आजादी के बाद पहला विधि आयोग कब बना, पहला विधि आयोग कब बना, तो इसका आंसर होगा 1955 में। बेटा आजादी के बाद भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना। इसके अध्यक्ष थे बेटा MC सीतलवाड़। तो आपसे कोई पूछे स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब बना, 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, MC सीतलवाड़। अब समझना, जो लेटेस्ट या लास्ट जो विधि आयोग बना है वो 21वां विधि आयोग था, 21वां विधि आयोग। और 21वां विधि आयोग जो है वो 1 सितंबर 2015 को बना और इसका जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2018 तक था। तो ध्यान में रखना, 2018 में 21वें विधि आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अभी तक 22वां विधि आयोग नहीं बना है। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग को गठन करने की मंजूरी दे दी। तो आपसे कोई पूछे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बलबीर सिंह चौहान। तो बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 2015 से 2018 तक रहा। इसका मतलब है विधि आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है, 3 साल का। तो कोई आपसे पूछे विधि आयोग के अध्यक्ष का, सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का है, 3 साल का है। अब ध्यान में रखना, ये जो 21वां विधि आयोग है इसने 2 प्रमुख सिफारिशें सरकार को दी। पहली सिफारिश दी कि भारत में लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन एक साथ करवाया जाना चाहिए। यानी इन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय को ये सिफारिश दी कि भारत में लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन एक साथ करवाया जाना चाहिए और भारत की सरकार यह कोशिश करे कि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करवाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में है, इसको लागू करवाया जाए। ये 2 प्रमुख सिफारिशें 21वें विधि आयोग ने दी। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से 21वें विधि आयोग की सिफारिशें क्या थीं। लोकसभा विधानसभा के चुनाव को एक साथ करवाया जाए और समान नागरिक संहिता को लागू करवाया जाए। तो मेरा प्रश्न है कि विधि आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है, अभी कोई नहीं है, 22वां लागू होगा। इससे पहले कौन सा था, 21वां। कब तक था, 2018 तक। क्लियर है बेटा। अब देखिए 22वां विधि आयोग अब लागू होगा हमारा और 22वें विधि आयोग को लागू करने की मंजूरी किसने दे दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और ये मंजूरी कब दी, 19 फरवरी 2020 को। तो 19 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग का गठन करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे क्या विधि आयोग संवैधानिक आयोग है, नहीं, क्योंकि संविधान में विधि आयोग की कोई चर्चा नहीं है। क्या विधि आयोग सांविधिक आयोग है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं, क्योंकि संसद ने अधिनियम बना करके इस आयोग को नहीं बनाया। तो कैसा आयोग है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया जाता है, अर्थात ये गैर सांविधिक आयोग है। इस चीज को आपको समझना, ये कैसा आयोग है, गैर सांविधिक आयोग है। इसका काम है भारत सरकार को विधि से संबंधित सलाह देना, पुरानी विधि जो कि अब प्रासंगिक नहीं रह गई हैं उनको रद्द करना और अपनी सारी सिफारिशें विधि एवं न्याय मंत्रालय को देना। ये हमारे विधि आयोग का कार्य है, इस चीज को आपको समझना है। तो बेटा ये कैसा है, गैर संवैधानिक है, गैर सांविधिक आयोग है। इसका गठन कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। अब कौन सा आयोग लागू होगा, 22वां विधि आयोग लागू होगा। कब से इसको गठन की कहा है कि 19 फरवरी 2020 को इसके गठन की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये हमारा विधि आयोग था। अब देखिए विधि आयोग से संबंधित फाइनल क्वेश्चन क्या बनेंगे। क्या ये संवैधानिक आयोग है, नहीं। क्या ये सांविधिक आयोग है, नहीं। क्या इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, हाँ। अगर पूछूं कि विधि आयोग का कार्यकाल कितने साल का है, 3 साल का है। सबसे पहला विधि आयोग कब बना, 1834 में। अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब बना, 1955। अध्यक्ष कौन था, MC सीतलवाड़। विधि आयोग लेटेस्ट या लास्ट विधि आयोग कौन सा बना, 21वां। उसके अध्यक्ष कौन थे, बलबीर सिंह चौहान।
विधि आयोग अब कौन सा लागू होगा? 22वां। क्लियर है दोस्तों? तो आज मैंने आपको 3 चीज़ें बेटा पढ़ाई हैं। पहली चीज़ पढ़ाई सिविल केस या सिविल लॉ वर्सेस क्रिमिनल केस में अंतर क्या है। दूसरी चीज़ मैंने आईपीसी 1860 के बेसिक पॉइंट्स बताए, 15 से 20 क्वेश्चन जो क्या बन सकते हैं। और तीसरी चीज़ आज मैंने आपको लॉ कमीशन अर्थात विधि आयोग पढ़ाया है। ये 3 चीज़ें आज मैंने आपको पढ़ाई। विधि आयोग को वीडियो सुन लो, विधि आयोग से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आईपीसी से 15 से 20 सिंपल क्वेश्चन कौन बन सकते हैं वो मैंने बताए। और सिविल केस, क्रिमिनल केस या सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ में क्या अंतर है उसको मैंने बताया। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। कैमरे के सामने पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि पहला अनुभव है। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। अगला वीडियो निसंदेह इससे और अच्छा होगा क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया है कैमरे के सामने बोलने में। बहुत बहुत आभार। गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच।